हेलो बच्चों। आज की क्लास में हम लोग करेंगे सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लार्ज करंट कैरिंग शीट। मतलब मेरे पास एक लार्ज करंट कैरिंग शीट है और उसकी वजह से मुझे क्या निकालनी है, मैग्नेटिज्म निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ओके, लार्ज करंट कैरिंग शीट कैसी? देखो भाई, करंट कैरिंग शीट कैसे लें? देखो ऐसा है कि इस तरह का मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, जरा से ध्यान से देखना। हालांकि ये 3D में डायग्राम बनेगा, पर आप इसे समझ सकते हैं कि एक शीट रखी हुई है और इस शीट में बहुत सारे वायर्स हैं। कल भी मैंने इस तरह का एक आपको इमेजिनेशन के लिए आपको बताया था कि इसमें बहुत सारे वायर्स हैं। फॉर एग्जांपल ये बहुत सारे वायर्स हैं, इस तरह के लार्ज, ये इनफाइनाइट वायर्स हैं। शीट बहुत लार्ज है और जो वायर्स जा रहे हैं ना, ये भी इनफाइनाइट वायर्स हैं। ये सब इसके अंदर हैं और ये सब में करंट फ्लो कर रही है। ओके, अब मैं इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू अगर देखूं, क्या देखूं? क्रॉस सेक्शनल व्यू। तो मुझे इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू कैसा दिखाई देगा? मुझे इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू कुछ इस तरह का दिखाई देगा। ये कुछ ऐसा। और अब इसके अंदर मैं क्रॉस लगा रहा हूँ। ये क्रॉस लगाने का मतलब ये क्या समझ रहे हैं कि यहाँ पे ये सब वायर्स हैं। एक्चुअली व्हाट आर दीज आर एक्चुअली ऑल आर वायर्स, और जिसमें करंट किधर जा रही है? इनसाइड जा रही है। तो ये कैसा व्यू है? ये साइड व्यू बोल सकते हैं। जो मैंने क्रॉस सेक्शनल कट करके साइड व्यू बनाया है, तो ये है इसका। ठीक है बच्चों? ओके, अच्छा, अब मुझे क्या करना है? मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो सपोज कर लेता हूँ, मैं इसी डायग्राम को ले लेता हूँ कि यहाँ पर अपने पास इस तरह से क्रॉस में वायर्स हैं, बहुत सारे वायर्स हैं। अब ये क्या, कितने वायर्स हैं? इनफाइनाइट लेंथ के वायर्स हैं, बहुत सारे नंबर ऑफ वायर्स हैं। ओके, लार्ज शीट है। शीट कैसी है? लार्ज है। तो सपोज कर लीजिए कि इससे आर डिस्टेंस पर यहाँ पर कोई एक पॉइंट P है और इस P पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। मतलब अगर मैं डायरेक्शन वाइज बात करूँ तो इस शीट के ऊपर और नीचे डायरेक्शन की अगर बात करूँगा तो ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड कुछ इधर की तरफ होगी, और अगर नीचे बात करूँगा तो नीचे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड कुछ इधर की तरफ होगी। ठीक है ना? वो आप वायर में करंट जैसे भी जा रही है उसके अलॉन्ग आप कर लें, अपने फिंगर्स को कर लो और पाम को उधर घुमा दें जिधर आपको मैग्नेटिक फील्ड देखनी है। तो थंब आपको क्या करेगी? डायरेक्शन बता देगी। ठीक है बच्चों? अच्छा, तो अब आते हैं हम इस पॉइंट पर कि अब हम इसमें करेंगे क्या। मैं लेट कर ले रहा हूँ, लेट अस कंसीडर की जो करंट डेंसिटी है दैट करंट डेंसिटी, ओके, करंट पर यूनिट एरिया, या आप चाहें तो आप करंट का डिवीज़न पर यूनिट लेंथ भी दिया जा सकता है। चलिए मैं पर यूनिट लेंथ ले ले रहा हूँ। ये मैं I मान ले रहा हूँ, I एम्पियर पर मीटर। मतलब समझ रहे हैं कि ये लेंथ तो शीट की बहुत बड़ी है, इट्स अ वेरी लार्ज लेंथ शीट। ओके, और अब इस लार्ज लेंथ शीट के अंदर मतलब यहाँ पर जैसे करंट के जो इन वायर्स में बहने वाली करंट नहीं है। आप पहले देखिए, कंफ्यूज मत होइएगा। ये जो I लिखी है ये I एम्पियर पर मीटर है। मतलब पर यूनिट लेंथ में, इस शीट की पर यूनिट लेंथ में कितनी करंट फ्लो कर रही है, ये है। ठीक है ना?
इस पर यूनिट लेंथ में कितनी करंट फ्लो कर रही है, दिस इज एक्चुअली व्हाट, दिस इज योर आई। ठीक है ना, पहली बात तो मैं आपको एक क्लियर कर दूंगी, आई यहाँ पर करंट की डेंसिटी बोली जा सकती है एक तरह से, कौन सी, करंट पर यूनिट लेंथ। ठीक है, अब मैं पी पॉइंट पर अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो इसके लिए तरीका हम क्या अडॉप्ट करते हैं, हम यहाँ से जैसे सपोज कर लीजिए ये सेंट्रल लाइन है, इस सेंट्रल लाइन से x डिस्टेंस पर जा करके यहाँ पर मैं एक छोटा सा एलिमेंट ले रहा हूँ, मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ, छोटा सा एक एलिमेंट ले रहा हूँ, कितनी लेंथ का, अब dx लेंथ का मैंने एक एलिमेंट लिया। ओके, x डिस्टेंस पर जा करके मैंने dx लेंथ का एक एलिमेंट ले लिया। अब इस एलिमेंट के अंदर कितने वायर होंगे करंट के मुझे पता नहीं है, क्योंकि ये बहुत सारे वायर्स हैं यहाँ पर करंट के। ओके, इनफाइनाइट शीट जैसी ही है, देन लार्ज है, इनफाइनाइट शीट ही है। ओके, और तो अब हम इसके लिए अगर करंट देखना चाहें तो करंट फ्लोन क्या होगी इस dx एलिमेंट में, दैट इज व्हाट आई dx, एलिमेंट dx। ठीक है ना, एलिमेंट dx में इनसाइड dx एलिमेंट कितनी करंट होगी, आई dx। आई क्या है, करंट डेंसिटी है, करंट पर यूनिट लेंथ है। ओके, और dx क्या है, dx तो इसकी क्या है बच्चों, लेंथ है। ओके, इस एलिमेंट की। अच्छा, अब मैं सिंपली सोचूं कि मैं यहां पर क्या लगाऊं, इस पॉइंट पर क्या मैं बायो-सेवर्ट लॉ यूज कर सकता हूं? हाँ बिल्कुल, चाहे तो हम बायो-सेवर्ट से करें, या फिर हमारे पास इनफाइनाइट वायर की इंटेंसिटी का मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ऑलरेडी है। इनफाइनाइट वायर की मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ऑलरेडी है हमारे पास में। वो क्या होता है, म्यू नॉट आई। इनफाइनाइट वायर के लिए करंट हमने मैग्नेटिक फील्ड पहले देख रखी है, ये कोई इनफाइनाइट वायर है, प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। ओके, तो इससे अगर मैं डी डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड देखता हूँ बी, तो क्या आती है क्या फॉर्मूला रहता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। आपको ध्यान होगा। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, ये करंट होती है, करंट फ्लोन थ्रू द वायर होती है। ओके, लेकिन यहाँ ये आई नहीं ले सकते, यहाँ आई अलग है, यहाँ करंट डेंसिटी माना है मैंने आई को। ओके, सो यहाँ पर मैं करंट की जगह करंट फ्लोन कितनी आई है, ये आई है करंट फ्लोन एलिमेंट में, समझ के करें, इन एलिमेंट यही तो आई है। तो करंट यहाँ पर मुझे क्या लेनी पड़ेगी, आई डी एक्स लेनी पड़ेगी। अच्छा, अब मैं इस पी पॉइंट पर निकालना चाह रहा हूँ और इस एलिमेंट की वजह से निकालना चाह रहा हूँ, तो पहले मुझे यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस भी देखनी पड़ेगी कि यहाँ से यहाँ की कितनी डिस्टेंस है, ये आर है, ये एक्स है, तो ये डिस्टेंस कितनी है ये मुझे देखनी पड़ेगी बच्चों। ये होगी एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रूट में, ठीक है ना। ओके, देन मैं अगर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड डी बी लिखता हूँ, एलिमेंटल मैग्नेटिक फील्ड डी बी लिखता हूँ, तो डी बी तो मैं लिख लूँगा, चलिए पहले डी बी ही लिख लेते हैं, म्यू नॉट आई डी एक्स अपॉन 2 पाई, और डी की जगह क्या आएगा, डी में क्या रखा जाएगा यहाँ पर, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब सवाल ये उठता है कि ये तो मैंने एक छोटे से एलिमेंट की वजह से निकाली, और इसकी अब डायरेक्शन क्या होगी, लेट्स सी द डायरेक्शन ऑफ दिस वन। इसकी अगर मैं डायरेक्शन देखता हूं तो इसकी वजह से डायरेक्शन कुछ इधर की तरफ होगी, कुछ ऐसे। ओके, अब इस डीबी की वजह से जो डायरेक्शन होगी वो कुछ इधर की तरफ होगी, ठीक है ना। ओके, और ये एंगल जो बन रहा है, ये एंगल कितना है, ये 90 डिग्री का एंगल है। कितना एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। ओके, तो अब हम क्या करें, यहां पर देखें जरा ध्यान से कि बच्चों क्या डीबी के कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ेगी या डीबी के कंपोनेंट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकता हूं। तो इसके लिए एक तरीका होता है, बहुत ध्यान रखें इस बात को, कि अगर एलिमेंट चेंज करने पर इस फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो रही है
तो 100% हमें क्या करने पड़ेंगे, कंपोनेंट करने पड़ेंगे, ठीक है ना। अगर एलिमेंट चेंज करने पर डायरेक्शन फील्ड की नहीं चेंज हो रही है तो देयर इज़ नो नीड टू मेक द कंपोनेंट्स, ठीक है ना। ओके, तो मैं अगर यहाँ पर कोई एलिमेंट लूँगा, सपोज करो यहाँ पर मैं कोई एलिमेंट लेता, तो उस एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या आती, फिर ये मेरे लिए आर होता, और उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आती वो क्या आती, सोचना, देखना ज़रा, अंदर की साइड करंट और आर आती डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है ना। ओके, किसी एंगल पर डाउनवर्ड आती, इस वाली लाइन के परपेंडिकुलर आती इधर की तरफ कहीं पर। इसका मतलब 100% यहाँ कंपोनेंट करने पड़ेंगे। ओके, और क्योंकि एलिमेंट चेंज करने पर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, चेंज हो रही है बेटा, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ कंपोनेंट करने पड़ेंगे, पहली बात। अच्छा, अब डीबी की बात अगर हम करते हैं तो डीबी के हम दो कंपोनेंट्स यहाँ देख सकते हैं। एक कंपोनेंट, अगर मैं इस एंगल को कुछ ले लूँ, थीटा ले लूँ, सपोज ये एंगल मैंने थीटा ले लिया, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा, ये पूरा 90 है क्योंकि डीबी जो भी होगा इस आर वेक्टर के परपेंडिकुलर रहा होगा, तो ये एंगल थीटा हो जाएगा इस तरह से। तो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या आएगा, ओके, मैं थोड़ा सा यहाँ पर अब ये आप समझ चुके हैं, ओके, कि ये करंट लिखिए, करंट फ्लो इन द एलिमेंट है। तो नाउ अब इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा डीबी कॉस थीटा, क्या आएगा, डीबी कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा डीबी साइन थीटा। डीबी कॉस थीटा और डीबी साइन थीटा, ठीक है ना। ओके, तो डीबी कॉस थीटा और डीबी साइन थीटा दो कंपोनेंट आ गए। अच्छा, अब हमें पहले समझना है कि रिजल्टेंट जब निकाला जाएगा तो कौन से कंपोनेंट जुड़ेंगे और कौन से कैंसिल होंगे। तो उसके लिए तुम्हें इधर का आइडिया जरूर लेना चाहिए। इस वाले एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगी, मैं थोड़ा सा डायग्राम को यहाँ फिर से बनाता हूँ। यहाँ पर इस साइड के डायग्राम को अगर मैं इधर से लेता एलिमेंट, यहाँ मान लो ये मैंने dx लिया होता, ओके, तो इसकी वजह से कुछ ऐसे आता, और एक कंपोनेंट इधर आता, मान लो db डैश होता, ओके, उस db डैश का एक कंपोनेंट इधर आता है db डैश cos थीटा, और एक बाइसिमेट्रिक में सेम केस ले रहा हूं तो db डैश साइन थीटा इधर आता, और ये db डैश एक्चुअल में मैग्नीट्यूड वाइज क्या होता, अगर x डिस्टेंस पर ही ले रहे होते तो db डैश db के बराबर होता, तो ये db साइन थीटा इस db साइन थीटा को कैंसिल कर देता। इसका मतलब क्या होगा कि नेट, अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड लिखनी है तो नेट मैग्नेटिक फील्ड लिखने के लिए जो सारे कंपोनेंट्स आएंगे वो सारे db cos थीटा वाले ही आएंगे। कौन से आएंगे, db cos थीटा वाले ही आएंगे। तो बी नेट क्या होगी, सारे db cos थीटा जुड़ जाएंगे, ओके, और db sin थीटा क्या होंगे, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, इधर वाले और इधर वालों के db sin थीटा कैंसिल आउट हो जाएंगे, और db cos थीटा क्या होंगे, ऐड ऑन हो जाएंगे। तो बी नेट क्या आएगा, इंटीग्रल db cos थीटा, क्या आएगा, इंटीग्रल db cos थीटा, ठीक है ना। ओके, सो मैं बात करूं अगर इंटीग्रल db cos थीटा की, तो अब मुझे यहाँ से cos थीटा भी निकालना पड़ेगा। db तो मैं पहले से निकाल ही चुका हूँ, तो चलिए cos थीटा लिख लेते हैं। इस ट्रायंगल में cos थीटा क्या दिख रहा है बच्चों, cos थीटा दिख रहा है मुझे कि ये मेरे को बेस दिख रहा है r, ओके, और हाइपोटेन्यूज है √r² प्लस x², ठीक है बच्चों। ओके, तो cos थीटा, अब db cos थीटा को रख देते हैं और इसे इंटीग्रेट कर देते हैं, जिससे कि हमें सारे वाइड्स की वजह से, मतलब पूरी की पूरी शीट की वजह से इस P पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड पता चल जाएगी, ठीक है। तो आइए db की वैल्यू रख देते हैं, μ0I dx अपॉन 2 पाई √x² प्लस r², और cos थीटा की वैल्यू r अपॉन √x² प्लस r², और यहाँ से क्या लगा दिया मैंने, इंटीग्रल, क्या कर दिया, इंटीग्रल, ठीक है ना। अब इंटीग्रल की लिमिट की बात उठती है, तो भाई लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो तो x में ही होगा, ओके, और x अगर देखें तो ये लार्ज शीट है, तो इधर कहीं -∞ और इधर कहीं +∞ तक ये शीट जाएगी। मैंने तो उसका एक सेक्शन लिया,
तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन इज योर माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी म्यू नॉट आई, ओके, एंड आर अपॉन 2 पाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एंड डी एक्स। ठीक है ना? ओके, अब इस इंटीग्रल को हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। वी विल गेट द आंसर। चलिए इस इंटीग्रल को सॉल्व करता हूं मैं। म्यू नॉट आई आर, आर कांस्टेंट वैल्यू है, अपॉन 2 पाई कम्स आउटसाइड। तो चलिए इसके नीचे लिखता हूं मैं। बी नेट इज व्हाट? म्यू नॉट आई r upon 2 pi comes out integral dx upon x square plus r square minus infinity to plus infinity। अच्छा, अब इसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं, इसका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स, ओके, 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए। सो ये आ जाएगा म्यू नॉट आई r अपॉन 2 पाई 1 अपॉन r tan इनवर्स x अपॉन r। ठीक है ना? लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ओके। से देन दिस आर आर विल बी कैंसल आउट, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई tan इनवर्स infinity by r, it means to say infinity, minus tan inverse minus infinity, okay, and tan inverse infinity is your 90 degree and this is minus 90. So mu naught I upon 2 pi pi by 2 and minus plus pi by 2, it's again pi. So mu naught I by 2, this is what net magnetic field at point P because of the sheet. अगर हम शीट की बात करें तो शीट की कारण, शीट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या आ रही है वो देख लेते हैं। ठीक है ना? ओके, इस P पॉइंट पर, मतलब इस शीट के ऊपर अगर मैं कोई यहाँ P पॉइंट लूंगा ऊपर कहीं, समझ रहे हैं क्या? शीट से ऊपर वर्टिकली अपवर्ड, तो इस P पॉइंट पर जो इंटेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो म्यू नॉट I बाई 2 आएगी, जहां पर I क्या है? I करंट नहीं है, करंट, बार बार मैं बता रहा हूं इस बात को, करंट डेंसिटी है, लीनियर करंट डेंसिटी है। लीनियर करंट डेंसिटी मतलब किस तरह से करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, ठीक है ना? ये है I। तो ये एक अच्छा डेरिवेशन है और ये इस रिजल्ट पर बेस कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं बच्चों, ठीक है ना? सो समझें इसको अच्छे से, ओके। देन इस रिजल्ट को भी आप ध्यान रखिएगा, म्यू नॉट I बाई 2। चलिए अब मैं थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ। आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट द सर्कुलर केस, मतलब अब हम धीरे धीरे सर्कुलर लूप्स पर बात करेंगे। अभी हमने इनफाइनाइट शीट जैसी बात करी, उसमें बहुत सारे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत सारी करंट्स थी, ओके, और हर वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ना निकाल कर हमने क्या किया, अब हमें पता ही नहीं कितने वायर से हमने एलिमेंटल लिया, एलिमेंटल लेने के बाद उसको सॉर्ट आउट किया। अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम बेटा व्हाट वी हैव टू गोइंग टू सॉल्व दैट्स की हमारे पास, सपोज कर लीजिए कि कोई एक सर्कुलर लूप है, सपोज ये कोई सर्कुलर लूप है, इस सर्कुलर लूप में करंट फ्लो कर रही है, ओके, क्या फ्लो कर रही है? करंट फ्लो कर रही है। तो अब हमें इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड लिखनी है। हो सकता है हमसे भाई सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड पूछ लीजिए, ओके। तो हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहली बात कि अगर इस तरह का केस हमारे सामने आ जाए, मैं एक अच्छा डायग्राम ले लेता हूँ शेप्स के साथ में, ओके। चलिए ये मान लीजिए अपने पास ये कोई सर्कुलर लूप है ना, ओके, और इस सर्कुलर लूप में करंट कितनी फ्लो कर रही है? करंट फ्लो कर रही है I,
और तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इसके सेंटर पॉइंट पे, कहाँ पे, सेंटर पॉइंट पे, मान लो सेंटर पे पी पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, बी फाइंड करनी है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, ठीक है ना, ओके। और इस लूप की रेडियस मान लो कितनी है, आर है, ठीक है ना, सर्कुलर रिंग भी बोल सकते हैं, सर्कुलर लूप भी बोल सकते हैं, इसकी रेडियस कितनी है, आर है, और हमें पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। तो अब हमारे पास बायो-सेवर्ट लॉ है, उसी को हम यूज़ करेंगे ऑब्वियसली। तो ये भी एक तरह का बायो-सेवर्ट लॉ का एप्लीकेशन है। देन हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड, हम करेंगे क्या, हमारी ये अप्रोच रहेगी। इसमें हम क्या अप्रोच करते हैं, हम सोचते हैं कि भाई इसके अंदर हम एक छोटा सा एलिमेंट ले लें। इसके अंदर हमने सोचा कि ये बहुत छोटे छोटे बहुत सारे एलिमेंट से मिलकर के बना होगा लेंथ के। तो मैंने क्या किया, इसके अंदर एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, मैं यहाँ एक एलिमेंट ले रहा हूँ डीएल लेंथ का, ओके। अच्छा भाई, डीएल लेंथ का एक एलिमेंट ले रहा हूँ, और ये जो डीएल लेंथ का एलिमेंट है ये कुछ एंगल बना रहा होगा, ठीक है ना, से थीटा एंगल बना रहा है, ठीक। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, थीटा इक्वल्स टू dl बाई r, ठीक है। तो dl इज व्हाट एक्चुअली r थीटा, छोटा सा एंगल लिया है। अब हम चाहें तो ये थीटा भी स्मॉल ही है, अब हम चाहें तो इसे डी थीटा लिख सकते हैं, इट डजंट मैटर, ओके। अच्छा भाई, अब मैं क्या चाह रहा हूं, ये तो मैंने एक कंसीडरेशन किया, मैं चाह रहा हूं कि मैं इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड मुझे फाइंड करनी है, तो मैं इस डीएल एलिमेंट की वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाह रहा हूं। तो अगर मैं सोचो इस तरह से मैं एक एंगल ले लूं, थीटा एंगल ले लूं, जैसा कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में करते थे, ठीक है ना। अभी तक जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, जो हमने पढ़ रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो ऐसे ही पढ़ रखा है, एक छोटा सा एलिमेंट ले लो, यहाँ पर एक छोटा सा एंगल बनाएगा, और फिर देन हम उस एलिमेंटल का निकाल के उसे फाइंड कर लेंगे, करना यही है। बट क्या इस तरह से एंगल की कंसिडरेशन की ज़रूरत पड़ेगी, आइए देख लेते हैं, ठीक है ना, लेट्स डिस्कस इन डिटेल। तो अगर मैं इसी के अंदर बायो-सेवर्ट लॉ लगाऊं, क्या लगाऊं, बायो-सेवर्ट लॉ लगाऊं, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, ओके। तो इस पॉइंट पर, इस पॉइंट P पर क्या मैग्नेटिक फील्ड होगी इस छोटे से एलिमेंट की वजह से, पहले आप इस बारे में सोचें। देखो यहां पर एक करंट एलिमेंट बन जाएगा, करंट फ्लो कर रही होगी आई, ओके। अच्छा, आर वेक्टर ये हो जाएगा, तो आर वेक्टर और करंट एलिमेंट के बीच में, मतलब आई के बीच में एंगल क्या आएगा, 90 डिग्री का आएगा। तो मैं अगर dB लिखूं, तो dB इज एक्चुअली व्हाट, म्यू नॉट आई। अब dl और क्रॉस आर के लिए मैं लिख सकता हूं यहां पर dl r sin 90, क्यों, क्योंकि मुझे पता चल गया कि यहां पर एंगल 90 डिग्री है, अपॉन आर स्क्वायर, आइडियल क्रॉस आर, ठीक है ना, अपॉन आर स्क्वायर, ठीक, ठीक है ना, ओके। अब यहां पर अगर मैं ऊपर आर यूज कर रहा हूं तो मुझे यहां क्यूब करना पड़ेगा, और अगर मैं सीधे सीधे आइडियल साइन 90 बाई आर स्क्वायर लिख सकता हूं, तो दोनों एक ही बात है। तो अब इस आर से एक आर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली डीबी वही आएगा जो कि हम जानते हैं, आई डी एल साइन 90 बाय आर स्क्वायर, ठीक है बच्चों, ओके। भाई दो ही फॉर्मेट होते हैं, या तो आप देखो, या तो आप बायो-सेवर्ट लॉ लगाते समय म्यू नॉट आई अपॉन, भी 4 पाई और लिखना है अपने को दोनों में, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डीएल क्रॉस आर। अगर आप यहाँ डीएल क्रॉस आर लिखते हो तो आप नीचे मैग्नीट्यूड का आर क्यूब लिखोगे, और अगर आप सीधे सीधे ऊपर क्रॉस प्रोडक्ट को ओपन कर देते हो, डीएल साइन थीटा आइडियल साइन थीटा, तो नीचे आर स्क्वायर लिखोगे, क्यों, क्योंकि जब आप डीएल क्रॉस आर खोलोगे तो डीएल आर साइन थीटा आएगा ही आएगा, ठीक है ना, ओके। तो एक आर से एक आर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो चाहो तो आप ये लिखो, चाहो तो आप ये डायरेक्टली लिखो। अगर आप मैं ऊपर आर लिख रहा हूं तो मुझे नीचे आर क्यूब लिखना पड़ेगा, समझ लें ध्यान से। और अगर मैं ऊपर आर नहीं लिख रहा हूं तो ऑब्वियसली नीचे मैं आर स्क्वायर लिखूंगा,
कुल मिलाकर के वेक्टर फॉर्म ये है, और इसमें मैंने क्या किया, उसी वेक्टर फॉर्म के क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्मूले को क्या कर दिया है, ओपन कर दिया है। चलिए अभी तो लेकिन हमारा टारगेट क्या है, चलिए हमने छोटे से एक एलिमेंट का डीएल लिख लिया, अब मेरे को अगर पूरे का बी लिखना है तो इस तरह के बहुत सारे एलिमेंट होंगे और सबकी मैग्नेटिक फील्ड क्या जुड़ेगी। तो आइए देखें कि डायरेक्शन क्या आएगी। करंट ऐसे बह रही है तो आउटवर्ड डायरेक्शन आएगी, और करंट ऐसे फ्लो कर रही है बेटा तो वायर डीएल क्रॉस, चाहो तो आप डीएल क्रॉस आर से देख लो, डीएल, ठीक है ना, डीएल क्रॉस आर, आउटवर्ड डायरेक्शन, ठीक है ना, ओके, ठीक है। या तो यहां पर डायरेक्शन क्या आएगी, आउटवर्ड, क्या आएगी, आउटवर्ड। हर एलिमेंट की वजह से आउटवर्ड आ रही है, हर एलिमेंट की वजह से क्या आ रही है, आउटवर्ड आ रही है। तो मैं बी नेट सब सारे एलिमेंट्स की जुड़ जाएगी, इंटीग्रल डी भी कर सकता हूं, म्यू नॉट आई साइन 90 की वैल्यू 1 अपॉन 4 पाई म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई dl बाई आर स्क्वायर। अब यहां पर इंटीग्रल लगाऊंगा, अब इंटीग्रल होगा किसका, इंटीग्रल dl का होगा। सारे के सारे एलिमेंट्स को अगर हम जोड़ देते हैं, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, सारे के सारे अगर हम लिमिट लगाना चाहें तो dl के लिए हम लिमिट क्या लगाएंगे, 0 से लेकर के 2 पाई आर तक। सारे के सारे इंटीग्रल अगर मैं जोड़ दूं, आई एम टेकन द स्मॉल आर नॉट द कैपिटल आर, ओके, 2 पाई आर, क्यों 2 पाई आर क्या होती है, इसकी पेरीफेरी होती है, परिधि होती है, ओके। सो म्यू नॉट आई 4 पाई आर स्क्वायर इंटीग्रल dl। तो जब ऐसे इंटीग्रल को सॉल्व करोगे देन व्हाट यू विल गेट, you will get what, b net is what, mu naught I upon 4 pi r square, and this is what, 2 pi r, then pi will be cancelled, r will be cancelled, this is what, mu naught I upon 2 pi r, this is b net, ओके, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई से पाई कैंसिल आउट हो चुका है, एंड दिस इज 2r ओनली, सॉरी टू से, ओके, दिस इज व्हाट, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, पाई पाई कैंसल, 2 कैंसल, सो दिस इज व्हाट, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। आउटवर्ड आई थी, यहाँ पर क्या आई थी, आउटवर्ड आई थी, तो सर्कुलर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या आ गई, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। सर्कुलर लूप की मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप इज व्हाट, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, ओके। अब हमने यहां पर एक नया रूल बना लेना है डायरेक्शन देखने के लिए। डायरेक्शन देखने के लिए यहां पर एक रूल हम यूज कर सकते हैं कि अगर हम फिंगर्स को कर्ल कर रहे हैं करंट की डायरेक्शन में, तो सीधे सीधे जो थंब है वो करंट की वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगा, ठीक है ना। बाकी आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट वाला तरीका है ही है, वो रूल आपके पास ऑलरेडी है ही मेंशन, आप उससे तो कर ही सकते हैं, ठीक है ना, ओके बच्चों। सो अब मैं आपको एक काम असाइन कर रहा हूँ, वर्क असाइन कर रहा हूँ, इसको आप नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने तो अभी पूरा लूप लिया था, अगर मैं एक थीटा एंगल का केवल एक आर्क ले लूँ और उसमें करंट फ्लो कराऊँ, और मैं P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड B देखना चाहूँ, तो हाउ आई विल फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, ठीक है ना, समझ ले। ये मैंने आपके लिए एक वर्क असाइन किया है कि अगर मैं थीटा एंगल का एक आर्क ले लूँ और उसकी वजह से मैं P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड देखना चाहूँ, देन व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड, ये आपको पता करनी है। बाकी देखिए प्रोसीजर वही रहेगी, ओके, रिजल्ट वैरी करेगा। अब उसमें क्या वेरिएशन आएगा एक बार इसको आप देख लें, ओके, कोई खास वेरिएशन नहीं आएगा, प्रोसीजर यही रहेगी, बट फॉर्मूला अलग आएगा, ठीक। ये मेथड भी लगा करके किया जा सकता था, ऐसा नहीं है, इसके लिए थीटा वेरी कराना पड़ता, क्या वेरी कराना पड़ता, थीटा, ऐसा नहीं है। आप इसे अप्रोच से भी देखिएगा, दिस इज अनदर अप्रोच, ओके। और ये जो अप्रोच ली है कि डीएल को ही ले लिया और मैंने सीधे सीधे इंटीग्रल डीएल में बना लिया, हालांकि दोनों ही सही तरीके हैं, गलत कोई भी नहीं है। आप चाहते तो उसे भी अडॉप्ट कर सकते थे, बट दैट विल क्वाइट टाइम टेक इन द कंपेरिजन ऑफ दिस वन, ठीक है ना, ओके। और ये मेथड थोड़ा सा फास्ट हो गया, ओके। तो म्यू नॉट आई अपॉन 2r,
सर्कुलर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पर आई है। डायरेक्शन के लिए हमने एक नया रूल बना लिया कि कर्ल द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड along the direction of current, then the thumb will the direction of magnetic field। अगर इधर होती तो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आती सेंटर पे। ठीक है ना? ओके बच्चों, सो इसके आगे अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और आपको जो वर्क असाइन किया है मैंने, आप उसे ध्यान रखें, इसकी आप आर्क की निकाल करके आएंगे। ओके, थैंक यू।